देखो, आज का टॉपिक जो है तुम्हारा बिल्कुल ही नया है, प्रोबेबिलिटी। लास्ट डे हम लोग वेक्टर को खत्म किए, उसके क्वेश्चंस को तुमको प्रैक्टिस कर लेना है एग्जामिनेशन पर्पज से। और अभी प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे लिए है, क्योंकि इससे भी तुम क्वेश्चन 8 नंबर बनाओगे। और क्योंकि फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी का जो होता है वो तुम क्लास 10 में कुछ सीख चुके हो। अच्छा, एक चीज और, तुम लोग आपस में गप मत क्या करो, है ना, डिस्टर्ब होता है। आपस में गप मत कीजिए, है ना, टू द पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट हो जब पूछेंगे तब बोलिए, है ना, आपस में कोई टॉक नहीं। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। 10th का कुछ कॉन्सेप्ट अगर है तुम्हारे पास तो वो भी हमको बताना। प्रोबेबिलिटी, देखो, प्रोबेबिलिटी अपना पहले एडजस्टमेंट देख लो, दिख रहा है ना सब कुछ सही? प्रोबेबिलिटी हम लिखें, दिखा? क्लियर है? नहीं चल रहा है। ठीक है। अनीश, प्रोबेबिलिटी हाँ, दे दिख दी, तो रहा है लेकिन क्लियर ना है। मार्कर सही नहीं चल रहा है सर। मार्कर तो ठीक है, सही नहीं दिख रहा है। नहीं, प्रोबेबिलिटी चमका हुआ लग रहा कैसे चमक रहा है? तो क्या है। हो नीचे पाया? लिखे हैं सर, हो सकता है दिख जाए। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है, कुछ जानते हो? क्लास 10 में क्या सीखा था? प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे बिना समय गंवाए तुमको बता सकते हैं कि बोल सकते हो, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, स्पष्ट है? अब क्लियर हुआ? हाँ सर सर। ऑफ ऑन कीजिए एक बार सर। फोकस का किसको ऑफ ऑन प्रॉब्लम कर? है, फोकस का प्रॉब्लम है। ये तो तुम सॉर्ट आउट नहीं कर पाया था बीमारी, पहले भी हम तुमसे क्वेश्चन किए थे, ऐसा काहे होता है ना? तो दूसरा मोबाइल लगाएंगे तब भी यही प्रॉब्लम रहा। फोन को हिलाइए मत सर ज्यादा, या देखिए कि ज्यादा हिले नहीं। अच्छा, ये तो फिक्स हो गया। अभी दिख रहा है साफ? दिख रहा है सर, पर थोड़ा ब्लर है। देखो, क्वांटिटेटिव अब ठीक मेजर है ऑफ सर। अनसर्टेनिटी। अच्छा, चलो। अब ठीक है। तो यहाँ यहाँ ये बात बताओ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए जैसे आप एक कोयन को उछालते हैं, ठीक है, एक कोयन को आपने उछाला, तो कोयन का टॉसिंग करना ये क्या कहलाता है? कोयन को उछालना, है ना, टॉसिंग ऑफ कोयन, ये क्या है ना, आपने टॉस किया, टॉसिंग ऑफ कोयन, ये क्या कहलाता है? इसको हम इवेंट कहते हैं, ठीक है। और जो भी इससे आउटकम्स आता है, आउटकम्स जो भी आया, टोटल आउटकम जो भी संभव, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है, इसे सैंपल स्पेस कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर हो जाता है, मान लो इस इवेंट को तुम ई बोलते हो और सैंपल स्पेस को एस बोलते हो, तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पीई इज एन ई बाई एन एस हो जाता है। ये हम लोग क्लास 10 में सीख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, ये होता है। और जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो आपका 0 से 1 के बीच ही आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जितना भी क्वेश्चन आप बनाओगे सब के सब 0 से 1 के बीच का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, मान लो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है,
तो ऐसे इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है तो उसको हम लोग श्योर कहते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि तुमको हम कह दें कि एक कोयन को उछालो, टॉसिंग ए कोयन, है ना, तो उसमें हेड या टेल होता है। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन करें किसी कोयन को उछालो और उसमें, है ना, कुछ यूनिक बात बोलने जो उसमें संभव नहीं है, जैसे टॉसिंग अ कोयन एंड तुमको कह रहे हैं व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 स्टार, है ना, तो स्टार का तो कोई प्रोबेबिलिटी उसमें होगा ही नहीं, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं एक डाइस को उछालो और उससे क्या पॉसिबिलिटी हेड आने का, तो डाइस में हेड आएगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह का पॉसिबिलिटी अगर आपको कहते हैं तो वो हो जाता है इम्पॉसिबल, यानी उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है। और श्योर वाले में है कि जिसको आप कंफर्म होते हो चलो ये प्रोबेबिलिटी होना ही होना है। जैसे, है ना, अगर हम मान लो कोई कॉइन ले लें जिसमें दोनों तरफ हेड ही हो, तो हेड आने का चांसेस क्या है, दोनों तरफ हेड है, एक कॉइन उछाला आपने तो क्या हुआ, दोनों तरफ हेड, यानी हेड आना ही है, कंफर्म है कि बोल सकता है कोई भी क्या आएगा तो हेड आएगा, है ना। तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट। तो ये फंडामेंटल्स आपको पढ़ाई हुआ था क्लास 10 में। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, है ना, चलो इसको एक छोटा सा एग्जांपल और बताओ कि कोई भी, जैसे तुमने हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि राइट दी सैंपल स्पेस, राइट दी, मान लो हम दे दिए तुम्हारा सैंपल स्पेस, राइट द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस when two coins are tossed, two coins are tossed, टू कोयन को आपने टॉस किया था, क्या आएगा, तो तुम उसमें इवेंट दोनों चीज लिख के बताओ। हम तो यहाँ सैंपल स्पेस कहे हैं, सैंपल स्पेस क्या होगा, यानी एस इक्वल टू क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो दो कोयन तुमने उछाले हो तो दोनों का या तो हेड आएगा, या तो एक का हेड दूसरे का टेल आएगा, या पहले का ही टेल दूसरे का ही हेड आ जाए, या फिर टेल टेल दोनों का आ जाए। तो ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हम तुमसे कहेंगे कि सारे इवेंट्स को लिखो, है ना, हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। तो उस केस में क्या होगा, हम तुमसे कह रहे हैं कि इवेंट आपको लिखना है कि हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड वाले को लिखो। तो इस केस में तुम इवेंट लिखोगे एटलीस्ट 1 हेड जिसमें आवे, एटलीस्ट 1। तो देखो एच एच हम ले सकते हैं, यहाँ 2 हो गया, एक कौन पूछता है, यहाँ एच टी भी लिख सकते हो, टी एच भी लिख सकते हो, टी टी नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 हेड नहीं आया। तो यहाँ आपका हो गया 3। तो अगर यहाँ से कहें नंबर इन सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा, तुम फट से बोलोगे 1 2 3 4 होगा। और उसी तरह तुमसे हम कहें कि यहाँ इवेंट एन ई का बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया तुम्हारा, तो बोलोगे 1 2 3, ये 3 हो गया। तब इस केस में अगर तुमको कह दें इवेंट जो तुम्हारा है, यानी कि हैविंग एटलीस्ट 1 हेड आने का चांसेस क्या है, तो तुम उसको बनाओगे एन ई बाई एन एस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4, और यही तुम्हारा आंसर आ गया। और देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये 1 से छोटा है, और आपका आंसर इसके बीच में आ गया, ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है करना? नो सर। चलो, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इस प्रोबेबिलिटी का नाम, थोड़ा सा इसमें कंडीशन लग गया है, तो अभी का प्रोबेबिलिटी आपका होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी जो हम लोग करेंगे, अभी आपको पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कुछ कंडीशन गिवन होगा, है ना, उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अभी हेडिंग दे दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो, तो हेडिंग दे दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो नाम से ही कंफर्म हो जा रहे हो, यहाँ लिख दिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक कंडीशन दिया होगा, यानी कंडीशन कैसे होगा, तो तुम्हारा कुछ ऐसा नोटेशन अभी हम यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड। देखो यहाँ कंडीशन हम दे दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, है ना। यानी चलो हम इसको लिख के दिखाते हैं। इसका मतलब ये जो है, ये है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ए, ये जो स्लैश मारे हैं इसका मतलब ही होता है व्हेन, जो लिखे यहाँ व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड। व्हेन बोलो या इफ बोलो या गिवन बोलो, है ना, गिवन। तो ये हुआ। तो अभी देखो, अभी तुम पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, तो तुम फट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, तुम फट से लगा दिया एन ए बाई एन एस, ये तुम लगा दिया। और अभी जो तुमको कह रहे हैं कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए जब बी ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ हमने एक कंडीशन दे दिया। तो ऐसे प्रोबेबिलिटीज को हमको अभी क्लास 12 में पढ़ना है ना, जिसको हम लोग कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी यहाँ एक कंडीशन अप्लाइड होगा। सुनो, इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, तब तुमको पता चलेगा। चलो एक क्वेश्चन नोट करो कि अ बैग कंटेन 4 white and 5 black ball। ठीक है, फिर कहते हैं टू balls are drawn, one by one, two balls are drawn one by one। सुनो यहाँ कंडीशन, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो तुमको कह रहा है कंसीडर करो, कंसीडर द इवेंट जब हम लिखेंगे आपको WI, मतलब गेटिंग व्हाइट बॉल इन दी ith ड्रॉ, ठीक है। और जब हम BI लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया गेटिंग ब्लैक बॉल इन दी ith ड्रॉ। ये इसका मीनिंग हुआ। तो हम अब क्वेश्चन कर रहे हैं तुमको कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बार में व्हाइट आने का चांस है, जबकि फर्स्ट बार व्हाइट निकल चुका है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बताइए कि सेकेंड व्हाइट हो जबकि पहला बार में ब्लैक निकल चुका है। तीसरा आपसे क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बताइए सेकेंड बार में ब्लैक आने का जबकि पहला बार में व्हाइट निकल चुका है। और एक क्वेश्चन लास्ट और दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए सेकेंड बार में ब्लैक आने का जबकि फर्स्ट बार में भी ब्लैक आ चुका है। ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लो हम क्या बोल रहे हैं, है ना। देखो सॉल्यूशन हम तुमको करेंगे, समझोगे कैसे। देखो क्या कह रहे हैं, अ बैग कंटेन 4 व्हाइट, यानी एक बैग में तुम्हारे पास 4 व्हाइट और प्लस 5 ब्लैक, बी केवल लिखते हैं, 5 ब्लैक बॉल है। यानी टोटल बॉल तुम्हारे पास है 9, है ना, 9 बॉल है। ये तुम्हारे पास सैंपल स्पेस तुम्हारा यही हो रहा है। लेकिन इस सैंपल स्पेस में देखो कैसे कैसे चेंजेज आएगा, ठीक है। वो चेंजेस हम ऊपर लिख के दिखलाते हैं। देखो देखो यहाँ क्वेश्चन है
कि जैसे मान लो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, पहला कह रहा है प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि सेकेंड बार में व्हाइट बॉल आए जबकि पहला बार में व्हाइट आ चुका है। देखो यहाँ जो लिखे है ना कि WI मतलब व्हाइट आएगा ith चांस जब लोगे, ith ड्रॉ जो करोगे तो W आएगा यानी व्हाइट आएगा। फिर IB जो लिखे BI लिखे हैं तो I मतलब पहला दूसरा तीसरा 5 बॉल, एक एक बॉल निकाल, एक बार डाला हाथ बाहर निकाल लिया तो मान लो वो ब्लैक आ गया, दूसरे बार डाला व्हाइट आ गया, यानी सेकेंड बार में व्हाइट तो W2 इज व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो यही हम ये जो आई लिखे हैं कि किस टाइम्स आपने निकाला वो टाइम्स बता रहा है ना। पहले बार में या दूसरे बार में या तीसरे बार में तो वो आई के से हम यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ देखो W2 लिखे हैं यानी दूसरे बार में हमको व्हाइट मिला है, और ये जो है कंडीशन क्या दिया हुआ है कि पहले बार में व्हाइट निकल चुका है। देखो W1 लिखा है फर्स्ट चांस, जब बैग में आपने वो क्या बोलते हैं हाथ डाला तो आपका एक पहले बार में व्हाइट निकल चुका है, तो कह रहा है दूसरे बार में जब डालोगे तो व्हाइट आने का चांसेस क्या होगा। उसी तरह देखो यहाँ लिखे हैं W2B1 यानी कि पहले बार जब आपने बैग में हाथ डाला और निकाला तो आपका ये ब्लैक आ चुका है, तो कह रहा है दूसरे बार में डालोगे तो व्हाइट आने का चांसेस कितना है। उसी तरह कह रहा है कि अगर पहले बार में मान लो तुम्हारा व्हाइट आ गया है तो दूसरे बार में ब्लैक आने का क्या चांसेस है। उसी तरह पहले बार में अगर ब्लैक आ चुका है तो दूसरे बार में ब्लैक आने का चांसेस क्या है। तो ये आपका कंडीशन अप्लाइड है ना। और जनरल क्वेश्चन होता है 4 व्हाइट है 5 ब्लैक है तो ब्लैक आने का चांसेस क्या है, तो आप फट से बोलते हो 5/4 + 5 यानी 9, 5/9 आंसर आ गया। 10th क्लास में आपका यही आंसर होता कि 4 आने का चांसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो बोलोगे 4 आने के चांसेस यानी 4 बाई टोटल 5 + 4 9 यानी 4/9 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ तुम्हारा कंडीशन अप्लाइड है, तो सुनो इस कंडीशन में तुम ये कर सकते हो, शॉर्टकट देखना चाहोगे अगर तुम्हारे पास दूसरे बार में व्हाइट है, जब पहले बार में तुम्हारा एक व्हाइट निकल चुका है, तुम्हारे पास टोटल 4 व्हाइट है, यानी अब तुम्हारे पास 3 व्हाइट और बच जाता है ना। और प्लस पहले से कितना है 5 ब्लैक, क्योंकि आपने देखिए 4 व्हाइट में से पहले बार में आपका एक व्हाइट निकल गया, तो अब बच गया मेरे पास 3 व्हाइट और 5 ब्लैक, यानी टोटल तुम्हारे पास बच गया 5 और 3 मिलके 8 हो गया सैंपल स्पेस। यानी अभी जो फार्मूला हम लगाएंगे है ना, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, व्हाइट आने का चांसेस 3 है और टोटल कितना है 8, तो 3/8 ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। इसी तरह अब तुम समझो 2 नंबर क्वेश्चन को करना चाहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बार में व्हाइट आने का चांसेस क्या है जबकि पहले बार में ब्लैक आ चुका है। अब सुनो दूसरे बार में पहले बार में ब्लैक आ गया तो ब्लैक तुम्हारे पास कितना बचा, 5 था, तो एक बार में ब्लैक निकल गया यानी 4 ब्लैक तुम्हारे पास बचा हुआ है, और प्लस और कितना है व्हाइट आने के चांसेस, तो व्हाइट आपके पास 4 है, 4 व्हाइट है, तो इस केस में आपके पास सैंपल स्पेस हो गया 8। और अभी क्वेश्चन कर रहा है व्हाइट आने के चांसेस क्या है, तो व्हाइट आपके पास 4 है, तो 4/8 काटोगे 1/2 इज द आंसर, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा हम लेते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन W1, ये क्या होगा, दूसरे बार में बी आने यानी ब्लैक आने के चांसेस क्या है जब पहले बार व्हाइट आ चुका है। देखो व्हाइट आ गया तुम्हारा, एक आ गया, कितना व्हाइट बच गया, 3 व्हाइट बच गया, और अभी ब्लैक लाना है तो ब्लैक तो सबके सब बैग में अवेलेबल है, यानी 5 ब्लैक आपके पास पहले से है, जब दोनों को ऐड किए तो 8 टोटल हो गया। लाना क्या है ब्लैक, तो ब्लैक तो 5 ही रहा, और टोटल कितना है 8, तो ये 5/8 आपका आंसर हो गया। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या होगा जबकि पहले बार में ब्लैक निकल चुका है। तो देखो पहले बार में ब्लैक निकल गया तो अब तुम्हारे रिमेनिंग 4 ब्लैक बच जाता है, अब प्लस है ना टोटल जो है यानी 4 व्हाइट तो ऑलरेडी है पहले से यानी 8 हो गया, लाना आपको ब्लैक तो ब्लैक तो बच गया 4 बाई टोटल 8 यानी फिर 1/2 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहां तक में कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लो। नो सर। क्लियर हो गया सबको, अगर कोई डाउट है उसको करो क्लियर। बादल समझ रहे हो तुम बात को? हाँ सर।
रौनक क्लियर है? हाँ सर। चलिए तो अब आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो और अच्छा होगा, ऐसे तो वीडियो आपका रिकॉर्डिंग मोड में है, देख सकते हैं, छूट जाने पर बार बार देखिएगा वीडियो तो बहुत फायदा होगा, दूसरे क्वेश्चन तुम इजीली कर सकोगे, है ना। तो देखो अभी हम तुमको एक फार्मूला देने वाले हैं, ठीक है। देखो ये है, तुम्हारे पास फार्मूला आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड। देखो अभी जो हम पढ़ा है इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो एक नंबर फार्मूला। अगर मान लो दूसरा हम इसी को इस तरह से बोले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ जब ऑलरेडी ए हो चुका है, तो कुछ नहीं, सेम हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी होने का प्रोबेबिलिटी बाई जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कहने का मतलब ये है, यानी तुम्हारा सैंपल स्पेस ये हो गया और दो इवेंट तुम्हारे पास है, ए और ये बी, है ना। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी तो तुम इसी को बोलते हो, है ना। तो अभी जो तुमको कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, तो ये तुमको फाइंड करना है, तो तुम इससे निकालोगे। अब सुनो, अभी तुमको बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में कि सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज एन ई बाई एन एस होता है ना, ये बेसिक फार्मूला है। तो इसी फार्मूला का यूज करोगे तो पहले वाला में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते हैं, है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन सैंपल स्पेस, है ना, क्या हो जाएगा, एन एस, यही लिखते हो ना। तो ये तुम लिखोगे, ठीक है। इसके लिए हम लिखे उसी तरह ये हम लिख के दिखाए तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी का तुमको मान लो प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल बी मान लो लिखना चाह रहे हो, हम ये लिख रहे हैं, अभी बी का लिख रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो नंबर इन नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल इवेंट बी बाई टोटल, तो एन एस सैंपल स्पेस, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज एन ई बाई एन एस, मतलब नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल इवेंट, है ना, और बाई सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे भी लिख सकते नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ए इंटरसेक्शन बी बाई सैंपल स्पेस, उसे नंबर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखोगे तो नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू बी बाई नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस। अब देखो अभी हमको लिखना है इतना बाई इतना, देखो इतना बाई इतना, तो यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये एन एस कट गया, तुम्हारे पास आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन, ये डायरेक्ट फार्मूला है ऐसे केसेस के लिए। और ये आपका क्या है, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑलरेडी हैपेंड है, यानी हम नोट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड इज एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। ये भी फार्मूला यूज की करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ है, यानी जो लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सब एक है। मतलब ये अगर कंडीशन तुम्हारे पास है तो डायरेक्ट ये लगा लो, अगर नंबर के केस में तो ये लगा दो, कोई भी लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, मतलब इस फैक्ट को समझने के लिए एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसको कॉपी कर लो। क्लियर है? क्लियर है या कोई डाउट है? सर वो हाँ? साइड में कुछ लिखे, जो साइड में कुछ लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो नहीं, लेफ्ट में, जो कि कैमरा में नहीं आ रहा यहाँ है। ये, हाँ 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 तो यही ये चीज लिखे है, यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ। तो ये वाला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। कट रहा है,
ठीक थोड़ा सा कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है थोड़ा सा सर, करता रहने हूँ। दीजिए। सर ठीक है। ठीक है, चलो देखो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards, 2 cards are drawn. Drawn simultaneously. If the cards drawn are both red, find the, बोल दो वहां भी कि हल्ला नहीं करें, पढ़ा रहे हैं। फाइंड द probability that both of them are face cards। ये है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, है ना, 2 कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। अगर इफ द कार्ड ड्रॉन आर बोथ रेड, अगर दोनों कार्ड आपने जो निकाला वो दोनों के दोनों रेड है, तो कह रहा है वो प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर फेस कार्ड। बोथ ऑफ देम आर फेस कार्ड, ये तुमको निकालना है, यानी कि तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फेस कार्ड। सुनो, लिखने का कला सीख लोगे तो तुम बनाना सीख जाओगे। जो कह रहा है क्वेश्चन उसको इस तरीके से लिखना है, जो गिवन है स्लैश देके लिखना है। देखिए, बोथ आर फेस कार्ड, सुनो, कह रहा है इफ द कार्ड ड्रॉन आर बोथ रेड, तो इफ बोथ आर रेड, सुनो, हमने वही लिखा जो इस क्वेश्चन ने कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर फेस कार्ड, फिर क्या, इफ द कार्ड ड्रॉन बोथ आर रेड, इफ रेड, यानी इसको हम लगेंगे, अगर मान लो बोथ आर फेस कार्ड को तुम ए बोलते हो, इवेंट ए, और बोथ आर रेड के लिए आप बोलते हैं इवेंट बी, तो इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड। यही तुमको फाइंड कर देना है, ठीक है, यही तुमको फाइंड करना है। समझो बात को, ये लिखना तुम सीखा या नहीं, यहाँ कहीं डाउट है तो बोल दो, क्योंकि ये लिख दिया तो क्वेश्चन हो गया, और अगर नहीं लिख पाओगे तो नहीं बन पाएगा, समझ नहीं पाओगे। अभी जो हम लिखे ये क्लियर हुआ या नहीं। कह रहा है फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक साथ, है ना, एक साथ, है ना, हम निकाल दिए। इफ द कार्ड ड्रॉन आर बोथ रेड, अगर दोनों कार्ड जो आपने निकाला वो रेड है, तो कह रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों के दोनों फेस कार्ड हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस चीज को हम यहाँ लिख भी देते हैं ताकि बाद में तुम भूलो नहीं।
ये तो तुमको फाइंड करना है, शॉर्टकट में लिख दिए, यानी लिख देते हैं लेट ए बी द इवेंट, चूंकि एग्जाम आपको ऐसे लिखना है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग both the cards are red, नहीं are face card, सुनो जरा से डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, हम अभी बढ़ा सकते थे सर, ईयरफोन लगा हुआ था ना। अच्छा अभी पूरा दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पूरा दिख रहा है, हाँ सर। बहुत मुश्किल से एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करो। तो ये रहा तुम्हारा, क्या बोल रहे थे, हाँ, तो ऐसे लिखना है तुमको एग्जाम में कि कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, तो हम ए को कह रहे हैं बोथ द फेस कार्ड, लिखिए लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड, ठीक है। और बोल रहे हो एंड ये जो बी बोले हो, एंड बी बी द इवेंट ऑफ बोथ आर फेस कार्ड, है ना, बोथ आर, सॉरी इसमें क्या आ रहा है, बोथ आर रेड, बोथ आर रेड, ये तुम्हारा ये चीज है। अब तुम ही बताओ ये जो फाइंड करना है, चलो देन एफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड को तुम लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी जो तुमको फार्मूला ऊपर दिए थे ये काम, ठीक है। ए एंड बी, देखो यहां जो लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तुमको समझना ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो, यानी ए का मतलब हो गया कि वो इवेंट फेस कार्ड हो और दूसरा रेड भी हो, बी है रेड के लिए दिया हुआ है ना, तो फेस कार्ड हो और रेड भी हो, है ना। बी क्या है यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन रेड कार्ड, है ना, बी मतलब रेड कार्ड। अब सुनो, तुमको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पता नहीं 11th में तुम पढ़े या नहीं पढ़े हो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, अगर नहीं पढ़े हो तो एक छोटा सा हमको यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे परमुटेशन का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना, सजाना, है ना, सजाना हो गया परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया सिलेक्शन, किसी चीज को सेलेक्ट करना, बहुत से में कुछ को सेलेक्ट करना, वो कॉम्बिनेशन हुआ। तो यहाँ हमको कॉम्बिनेशन का यूज बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना, तो जो कि तुम पढ़े हो गए NPR मतलब फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, ये हो गया परमुटेशन के लिए फार्मूला, और कॉम्बिनेशन के लिए होता है NCR, है ना, कॉम्बिनेशन मतलब हो गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये फार्मूला का यूज हम करेंगे हर जगह, जहां भी हम सिलेक्शन करेंगे तो ये वाला फार्मूला आपका यूज होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, r थिंग आउट ऑफ n, n में सिलेक्शन ऑफ r लिख देते हैं, सिलेक्शन ऑफ r आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स, n आइटम्स में r का सिलेक्शन ये कहलाता है। और फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, देखो फैक्टोरियल n का मतलब है कि घटते चलो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू घटते चलो n माइनस 3 एंड सो ऑन। जैसे फैक्टोरियल हम 3 बोले तो तुम बोलोगे 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 2 मतलब 1, और तो 0, निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, समझ गया ना। जैसे फैक्टोरियल अभी लिखे n माइनस, मान लो तुम्हारे पास 7 माइनस 2 कर दें तो हो गया फैक्टोरियल 5,
और फैक्टोरियल 5 को मतलब 5 से घटते चलो 1 तक चले जाना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। मतलब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये आपका हो गया, इतना से मेरा काम यहाँ चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर रफ में अगर कॉपी रखे हो तो कॉपी भी करते जाओ फटाफट, है ना, ताकि आगे क्वेश्चन हम करें तो उसका आंसर तुम दे पाओ। देखो, तो ये तो हो गया। तो अभी तुमको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमको सबसे पहले ये चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये तो अभी बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी सुनो, प्रोबेबिलिटी में वहां भी लिखे थे, अभी भी फिर से लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मतलब होता है रिक्वायर्ड बाय टोटल। सुनो, रिक्वायर्ड बाय टोटल, यही शॉर्टकट, मेरा कॉन्सेप्ट यही है, रिक्वायर्ड बाय टोटल। क्या चाहिए अब आई कितना में, यही प्रोबेबिलिटी हुआ। समझ गया? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, यहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अभी देखो हम क्या बोले, रिक्वायर्ड, तो चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब फेस कार्ड भी हो वो रेड भी हो। तो टोटल फेस कार्ड पता है क्या होता है, इसको भी नोट करो। फेस कार्ड तुम्हारा हो गया किंग, क्वीन एंड जैक। देखो ये 4 फेस, ये 3 फेस कार्ड कहलाता है। और चूंकि तुम्हारे पास कार्ड में पड़े होगे 4 सूट्स होता है, किंग, ये 4 सूट्स होता है, स्पेड, है ना, हार्ट, डायमंड, क्लब, ये पढ़े हो ना। और सब में 13-13 कार्ड्स होता है, ये सब 9th 10th में तुम पढ़े हो। तो 4 सूट के लिए टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा, तो 3 है, 1 2 3, और 4 सूट है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 तुम्हारे पास टोटल फेस कार्ड है। तो टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 है ना। और प्रत्येक सूट के लिए 3 है, 4 सूट्स होता है। तो ये चीज यहाँ पर हम क्लियर कर दिए, जिसमें कि 2 कलर होता है, ब्लैक एंड रेड। क्योंकि 52 टोटल कार्ड्स होता है, तो आधा दोनों है, यानी 26 रेड हो गया, 26 ब्लैक हो गया। तो अब तुम बताओ तुम्हारे पास टोटल फेस कार्ड कितना हुआ। तो तुम्हारे पास टोटल फेस कार्ड कितना हुआ, और उसमें से तुमको सिलेक्शन 2 का करना है, इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ। देखो बोथ, दोनों कार्ड फेस कार्ड हो, है ना। तो किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है, ये तुमको फाइंड करना है टोटल फेस कार्ड। रेड बताइए, रेड देखिए बोथ ना है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब फेस कार्ड भी हो वो रेड भी हो। तो तुम्हारे पास बोले तो, है ना, टोटल 26 है ब्लैक और 26 है रेड, जिसमें कि 2 सूट यहाँ है, 2 सूट यहाँ है, यानी रेड आपके पास 3 + 3 हो गया, है ना, यानी टोटल 6 हो गया। पता है ना, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, ये 4 सूट होता है, चारों में 13-13 कार्ड होता है। ये सब चीज पढ़े नहीं हो क्लास 10 में। स्पेड का कलर ब्लैक होता है, क्लब का भी कलर ब्लैक होता है, हार्ट का कलर रेड होता है, और डायमंड का भी कलर रेड होता है। याद रखना, है ना, दिल वाले ही हार्ट डायमंड देते हैं, ठीक है। तो हार्ट का कलर रेड होता है, यानी डायमंड भी रेड ही होगा। तो ये है। अब देखो अभी हम क्या लिखे, 26-26, यानी 26 देखो ब्लैक है, 26 तुम्हारा रेड है। और कौन कौन सा है, तो चलो ये भी कार्ड एक बार लिख देते हैं अगर नहीं जानते हो तो। किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, टिक्का हो गया, है ना, किंग क्वीन जैक एक्का, फिर 2, है ना, 10 से चलो डाउन होते जाओ, 10 9 8 7 6 5 4 2, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कौन छूट गया, क्या छूटा, 1 2 3 4, क्या छूटा देख लो, 3 छूट गया, 3 2, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कार्ड हुआ। यही कार्ड सब सूट में है, स्पेड में भी ये सारे होंगे, क्लब में भी ये सारे होंगे, हार्ट में भी ये सारे होंगे, और डायमंड में ये सारे होंगे। तो देख लो तुम्हारे पास किंग, क्वीन एंड जैक, इसको कहते हैं फेस कार्ड। तो हार्ट का फेस कार्ड हो गया 3, और डायमंड का फेस कार्ड हो गया 3, टोटल 6 तुम्हारे पास रेड हुआ, ठीक है। इसमें से 2 का सिलेक्शन करना है।
तो देखो अभी हम तुमको यहाँ से फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो देखो तो यहाँ हो गया कि तुम्हारे पास अब हो गया 6 हो गया टोटल रेड कार्ड, जिसमें से 2 का चुनाव करना है, तो 6 लिखोगे। अब भाई ये हो गया रिक्वायर्ड। अब भाई टोटल टोटल तुम्हारे पास कितना कार्ड है, तो टोटल तुम्हारे पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड में 2 का चुनाव करना है ना। यानी यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड बाई टोटल, ये फॉर्मूला हम लगाए। तो इसको जब सॉल्व करोगे जो होगा उसको लिख देना, अभी हम नहीं कर रहे हैं, यहीं रहने देते हैं। फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करो, ये हम फाइंड कर दिए, अब ये फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर बताओ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब बी क्या है तुम्हारा, बी है बोथ आर रेड, तो रेड में से 2 को चुनना है, तो तुम्हारे पास 26 रेड है, में से 2 का चुनाव करना है बाई टोटल, टोटल आपका 52 है, में से 2 का चुनाव करना है। ये हो गया आपका। अब इस फॉर्मूला में रखिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इधर का हम इरेज करते हैं। देखो सबको हटा देते हैं क्योंकि आंसर करना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड इज 6c2 बाई 52c2 अपॉन 26c2 बाई 52c2। तो देखो इसमें कैंसिल हो जा रहा है तुम्हारा 52c2 52c2, क्या बन रहा है 6c2 बाई 26c2। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6, अभी तुमको बताए थे, अब फैक्टोरियल 2 बाई 6 माइनस 2 अपॉन, देखो फिर से फैक्टोरियल 26 बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 26 माइनस 2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व यहीं कर लेते हैं इस पोर्शन में, अगर दिख रहा होगा तो देखो क्या हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 को तुम लिख सकते हो, देखो ये तो लिख सकते हो 6 5, और देखो यहाँ 6 माइनस 2 4 हो जा रहा है, यहाँ फैक्टोरियल 4 रहने देते हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। फिर नीचे 2 है, यानी 2 इंटू 1 लिख सकते हो, केवल हम 2 लिखते हैं, 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही हुआ, ठीक है, ये 2 हो गया, और फैक्टोरियल 4 हो गया। अच्छा ये बताओ, यहां तुमको दिख नहीं रहा होगा, क्या हम ऊपर लिख दें, कुछ दिख रहा है, हाँ सर। ऊपर इरेज कर देते हैं, जगह नहीं बन पा रहा है। देखो ये तुम्हारा अच्छा से होगा यहाँ, देखो तो हम ऊपर आ जा रहे हैं, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड इज, ये हो गया। फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हो 6 5 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हो 2 और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो अपॉन 26 को लिख सकते हो 26 25 24 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, क्या नीचे लिखने से कोई फायदा नहीं है। फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू लिख सकते हो फैक्टोरियल 24, तो देखो फैक्टोरियल 24 चला गया, 4 भी चला गया, ये 2 भी चला गया, तुम्हारे पास बच गया 6 इंटू 5 बाई 26 इंटू 25, और इसको सॉल्व करो और बताओ कितना हो रहा है, तो वही होगा 5 5 जा, और ये 13 बार में, ये 2 बार में, यानी नहीं 3 बार में, तो हो जाएगा 3 बाई 13 5 जा 65 3 बाई 65। ये आपका आंसर हो गया। सर। ऊपर का कट रहा है थोड़ा सा। यहाँ का हाँ हाँ सर। हुआ, बस ठीक। ठीक है, हाँ अब ठीक है। हाँ सर। ठीक है चलो, हाँ तो ये हो गया, तो तुम इस चीज को नोट कर लो, है ना, क्या हम ही लिख दें,
इसको क्लियर करें? नहीं सर, नोट कर रहे हैं। नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, समय क्यों गवाओगे? ठीक है सर, है ना? मिटा दीजिए। देखो यहाँ जो हम बात बोले थे उस चीज को हम लिख देते हैं तुम्हारे लैंग्वेज में जो तुम समझो। कभी कभी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज से बच्चों को आसानी होती है कोई चीज समझने में। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ हमको यही बताना है कि यहाँ पर ध्यान तुम लिख लो। नोट जो हम कर रहे हैं तुम्हारे लैंग्वेज में, बाद में हमसे नहीं पूछना कि ये एग्जाम बहुत करीब है, इसीलिए ध्यान देना है तुमको कि ये जो हम लिखते हैं मतलब इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हो गया एंड। ये क्वालिटी है, एंड जहां यूज होगा यहाँ इंटरसेक्शन लगा देंगे, और जहां होगा वहां यूनियन लगा देना। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया डेट इज ए इंटरसेक्शन बी, का मतलब हो गया मीन्स ए एंड बी, ये कह रहे हैं, है ना? चलो हिंदी में लिख दें। वैसे बादल तुम्हारे लिख रहे हैं, वैसे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी जो फेस कार्ड हो और रेड भी हो, ये हो गया इसका मतलब, है ना? और देखो ऐसे कार्ड्स हमारे पास कितना है, 6 है ना? जिसमें किसी दो को चुनना है ना, सिलेक्शन करना है, जिसे हम चुनना है, जिसे हम 6C2 तरीके से कर सकते हैं। अब तुमको दिक्कत नहीं ना होगा, इस चीज को नोट करो। और वहां जो लिखे थे किंग, क्वीन एंड जैक, ये हो गया फेस कार्ड, फेस कार्ड। चलो अब तुम दिक्कत नहीं करोगे, ठीक है? इरेज करते हैं इसे, ठीक है ना? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। देखो 2 डाइस आर थ्रोन, कंसीडर द इवेंट। ये इवेंट कंसीडर करो, कंसीडर अ इवेंट। ए का मतलब हो गया सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द 2 डाइस इज 8। और बी का मतलब, इवेंट बी का मतलब हो गया गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट डाई। पहले डाई में इवन नंबर दिख जाए तो तुमको फाइंड करना है the probability of A when B already happened and probability of B when A already happened। ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। तो सुनो, सबसे पहले तो हम इवेंट ए को लिख देते हैं। इवेंट ए में क्या हुआ कर रहा है, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ 2 डाइस इज 8, मतलब 2 सिक्का, सॉरी 2 डाइस को आपने उछाला, क्योंकि डाइस 1 2 3 4 5 6 ही होता है पॉइंट। तो कह रहा है वैसे पॉइंट्स का तुम पेयर ले लो
जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए। तो चलो हम लेते हैं 2 लिए, इसके साथ 4 आना चाहिए, सॉरी 6 आना चाहिए। फिर आपने 2 3 लिया तो 5 आना चाहिए, 3 5 8 हो जाएगा। फिर आपने 4 लिया तो 4 ही आना चाहिए। फिर आपने 5 लिया तो 3 आना चाहिए। फिर आपने 6 लिया तो 2 आना चाहिए। और अब तो कुछ ले ही नहीं सकते हैं, है ना। सबका देखो ऐड करके 8 8 आ जा रहा है। यानी इस केस में एन ए आपके पास मिल गया 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, और बी भी लिख देते हैं। इवेंट बी, देखो बी है गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहले डाई पर इवन नंबर आ जाए तो 2 इवन हो गया तो 2 1 आएगा, है ना। इवन क्या होगा, 2 हो गया तो 2 के साथ सारे को लिख दो पहले। 2 1 हो सकता है, दूसरे का 2 2 हो सकता है, फिर तीसरे का 2 3 हो सकता है, फिर 2 4 हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है। ये 2 का पॉसिबिलिटी हो गया, यानी पहले का 2 आए, दूसरे का 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो कह रहा है तुम्हारा गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई का इवन, देखो 2 2 2 इवेंट है, इवन है। उसी तरह अब हम लिख रहे हैं दूसरा इवन नंबर 4, तीसरा इवन नंबर 6, है ना। तो 4 के लिए लिख दो फिर से 4 1 4 2 एंड सो ऑन लिखते चलो, कितना हमसे लिखवाएगा 4 6 तक आएगा। उसी तरह 6 1 6 2 एंड सो ऑन लिखते चलो, 6 6 तक आएगा। इस तरह से तुम्हारे पास यहां से एनबी का वैल्यू हो गया 6 1 2 3 8, यानी 6 3 जा 18 आ गया, 18 हो गया। तो अब तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन। तो तुमको फॉर्मूला मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। बस वैल्यू पुट कर दो, है ना। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या है, ए एंड बी, चलो हम यहाँ लिख के दिखला देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल करे तो कौन सा होगा, मतलब ऐसा जिसका सम 8 हो जाए और पहला इवन नंबर हो। तो देखो पहला इवन है 2 6, तो 2 6 में यहाँ है, ये 2 6 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक तो कॉमन पार्ट हो गया 2 6। फिर दूसरा देखो क्या आएगा, तो दूसरा खोजो, इसमें से 4 4 8 होता है, तो 4 4 भी हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका देखिए यहाँ 6 2 8 होता है, तो 6 से 2 भी हो गया, इसके अलावा कोई नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 3 हो गया। तो यहाँ पर लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू लिखना है, यानी क्या फॉर्मूला बताए थे ना कि एन ए इंटरसेक्शन बी बाई टोटल, है ना, एन एस बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, सॉरी एन बी बाई एन एस। तो एन एस तो कट गया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तुम्हारे पास 3 आया है, अब बाई बी एन बी तुम्हारे पास 18 आया है, तो काटोगे तो ये कितना आ जाए 1/6। 1/6। अरे यहाँ सैंपल स्पेस कहाँ लिखे हो, ये तो बी का हुआ ना। बी का हाँ तो कितना हो गया 3/18, काटो 1/6, 1/6। यही, हाँ यही आंसर हो गया 1/6 सर यहाँ पे ए एंड बी जो निकाले हैं वो कैसे करके लिए हैं, ये वाला, ए एंड बी जो साइड में, हाँ जो वैल्यू ये निकाले वाला तो उसमें 2 यहाँ 6 चाहिए था 4 ना 4 प्रोबेबिलिटी, ऐसा काहे उठाया। क्योंकि क्या बोले कि ए एंड बी दोनों फुलफिल हो, ए भी फुलफिल हो इवेंट का जो प्रॉपर्टी है, और बी का भी प्रॉपर्टी फुलफिल हो। तो ए का प्रॉपर्टी है कि दोनों का सम 8 होना चाहिए, 8 तो भी 6 होना 2 देखो चाहिए। 8 हो जा रहा है, 4 4 8 हो जा रहा है, 6 2 8 हो जा रहा है। और कह रहा है दूसरे में कह रहा है कि पहला इवन होना चाहिए, तो देखो 2 इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, अब बाकी कोई देखो नहीं होगा फुलफिल, है ना। तो दोनों ठीक है प्रॉपर्टी सर। को फुलफिल हाँ। करने वाला यही है। अब क्लियर हुआ, तो यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा को भी बनाते हैं, कॉपी हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ठीक है ना। सेकंड हाँ हो गया सर। हो गया।
और यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट हम लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो फिर वही हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बोलो बाई एन ए बोलो। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तुम निकाल चुके हो 3, और एन ए का वैल्यू देखो 5 निकाले हो 5, तो 3/5 इज योर आंसर। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कुछ टाइप्स है उसको नोट करो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ठीक है, हाँ सर। देखो लिख दो, हेडिंग दे दो, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो लिखना पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं? ठीक है, तो दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा उस अगर ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी होने का चांसेस 5 हो, यानी जिसका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो वो 0 हो जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। इसको हम लिख देते हैं, है ना? लिख दो, टू इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड mutually exclusive event if A intersection B is 5 and then probability of A intersection B equal to 0, है ना? ये अगर आ जाता है कंडीशन तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। दैट इज ए एंड बी कैन नॉट हैपन, है ना, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं घटे, यानी फिगर कुछ आपका सैंपल स्पेस ये हो गया और कुछ ऐसा हो जाए, ए ये हो गया और ये कोई कॉमन ही ना हो, ये ए हो गया बी हो गया, तो ये दोनों इवेंट का आ गया तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलो इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि एग्जाम्पल है कि मान लो तुम्हारे पास थ्रो किया डाइस को, कि लिख देते हैं थ्रोइंग और डाइस, थ्रोइंग और डाइस वंस, एक बार उछालो वंस, थ्रोइंग और डाइस वंस, तुमको मिला इवेंट ए गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, गेटिंग एन इवन नंबर। बी है गेटिंग एन ऑड नंबर, और सी है इवेंट, है ना, इवेंट है ये सब, इवेंट है ना, इवेंट ए है ये, बी है ये, सी है तुम्हारा गेटिंग ऑफ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर ये हो गया। तब तो तुम इसको लिख सकते हो गेटिंग इवन नंबर, यानी कि 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, और ऑड नंबर लिखोगे तो 1 आएगा या 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, है ना। और उसी तरह अगर प्राइम लिखोगे तो ये तुम्हारा प्राइम में आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, ये है।
अब तुम यहाँ से क्लियर कह सकते हो, चलो यहीं हम लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा तो इस चीज को अब हम यहाँ लेकर आते हैं, है ना। लिख दीजिए हियर ए एंड बी आर mutually exclusive इवेंट, है ना। देखो ए है तुम्हारा 2 4 6 और बी है तुम्हारा 1 3 5, दोनों के इंटरसेक्शन कहीं मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए म्यूचुअली ये हो गया तुम्हारा एक्सक्लूसिव इवेंट। और बट ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2, यहाँ भी 2 है, मिल गया, इंटरसेक्शन आ गया ना। यहाँ पर यहाँ वाले केस में तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया था, है ना, और यहाँ वाले में ए इंटरसेक्शन सी बराबर 2 आ गया, इसीलिए ये नहीं हुआ। अब क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। चलिए अब आगे का टॉपिक दे दीजिए। कॉपी करते जा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट हाँ फटाफट सर। लेते जाना है मेरे इरेज करने से पहले, क्योंकि ऐसे तुमको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और स्क्रीनशॉट रहेगा तो काम का चीज जितना पेज खींच रहे हो, है ना, वो तुम्हारा एक बार में देख सकते हो, इसीलिए कहते हैं। चलो अगला दूसरा टाइप है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव, है ना। तो इसमें लिख दो कुछ ऐसा हम बताना चाह रहे हैं कि मान लो ये सैंपल स्पेस है और इसके अंदर बहुत सा इवेंट हो रहा है ना। एक इवेंट मान लो A1 हो रहा है, दूसरा इवेंट A2 हो रहा है, उसी तरह तीसरा इवेंट A3 हो रहा है, ठीक है, चौथा इवेंट A4 हो रहा है, पांचवा इवेंट A5 हो रहा है, छठा इवेंट A6 हो रहा है, सातवां इवेंट A7 हो रहा है, मतलब इस तरह के इवेंट हो रहा है। और सारे इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस बनाए तो वो एग्जॉस्टिव कहलाता है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ इस चीज को, इवेंट A1 A2 A3 अप टू AN, सॉरी AN के जगह लास्ट हो गया 7 मेरा, A7 7 तक लिखा है ना, इसलिए 7 are said to be exhaustive event if A union, देखो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, सबको लेते चलो अप टू A7 है, मान लो N तक हम कर देते फाइनली, तो AN इक्वल टू S सैंपल स्पेस आ जाए, है ना, S सैंपल स्पेस, S मीन्स सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ये अगर आ जाता है तो वो तुम्हारा कहलाएगा ये एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा अगर सारे इवेंट्स का यूनियन कंबाइन करने पर अगर हमको सैंपल स्पेस मिल जाता है तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो इसका एग्जांपल है, मान लो दे देते हैं छोटा सा कि ऐसे लिख देते हैं, ऊपर का एग्जांपल ही ले लो, ऊपर का जो अभी जो एग्जांपल दिए थे ना कि ए का वैल्यू क्या था, इवन नंबर लिया था 2 4 6 और बी क्या था, बी था आपका प्राइम, सॉरी ऑड नंबर 135 और सी में क्या था, प्राइम 2 3 5 ये था। तो यहां से अगर हम लिख दें ए यूनियन बी अगर निकालोगे, दो ही इवेंट तुम्हारे पास ले रहा है अभी, ए यूनियन बी निकालते हो, ये तुम्हारा दे रहा है 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक डाइस को उछाले हो, यही तो सैंपल स्पेस है, एस का वैल्यू देखो यही हम लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को उछालेंगे
तो यही आएगा 1 2 3 4 6 ही आएगा, है ना। तो ये सैंपल स्पेस आ गया, तो आप कह सकते हैं ये हेंस हेंस A and B are exhaustive इवेंट। हो गया। और देखो अभी हम कह देते हैं B यूनियन C निकाल देते हैं, B यूनियन C। तो देखो जब B यूनियन C निकालोगे तो 1 2 3 5 आ गया, 1 2 3 5 आ गया, जो कि सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है ना। तब लिख सकते हो B and C are not exhaustive इवेंट, ठीक है। जबकि A यूनियन B यूनियन C अगर निकालोगे तो सब मिला के फिर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, जो कि S है। तो यहाँ पर A B C एग्जॉस्टिव हो जाएगा, है ना। तो A B and C are एग्जॉस्टिव इवेंट। अब क्लियर हुआ किसको कहते हैं एग्जॉस्टिव, किसको कहेंगे म्यूचुअली, ये यहां से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। और एक लास्ट, सर। देखो ऑनलाइन में कुछ ज्यादा ही हम तुमको पढ़ा देते हैं, है ना। ऑफलाइन में तो इतना क्वेश्चन करता तुम लोग कि बस एक ही चीज को समझाते रह जाते। देखो 3 नंबर में तुम्हारा आ जा रहा है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, तो लिख दो A and B are said to be equally likely event if their probability are same या इक्वल लिख देते हैं। मतलब दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो वो इवेंट दोनों कहलाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल है कि मान लो सैंपल स्पेस है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस हो गया। तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बताओ क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, 1 आने का चांसेस n1, तो 1 है। टोटल सैंपल स्पेस 6 है, तो 1/6 हो गया। इससे तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बोले तो क्या हो जाएगा, 2 भी एक बार है, टोटल कितना है 6 है, तो 1/6 ये भी हो गया। उसी तरह तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बोल दें तो वो भी तुम्हारा 1/6 ही हो रहा है, क्योंकि एक 3 है टोटल 6 में। तो देख रहे हो सबके सब इक्वल है ना। तो लिख सकते सो दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब ABC क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल पहला दीज आर मतलब कौन, प्रोबेबिलिटी 1 आने का, 2 आने का, 3 आने की जो चांसेस, ये इक्वली लाइकली हो गया। और देखो एग्जाम्पल 2 हम दे रहे हैं कि इफ S बराबर दे देते हैं 1 2 2 3 3 3, 3 बार दे दिए, ठीक है। तो देन अब तुमसे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, तो तुम बोलोगे 1 का चांस तो 1 है, टोटल कितने में 1 2 3 4 5 6 में। इसी तरह तुमसे कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताओ क्या होगा, तो 2 बार आया है, टोटल कितने 6 में, यानी 1/3 हो गया। ले अब तुम क्या देख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, ये नॉट हो गया इक्वली लाइकली। इस तरह से टाइप्स को भी हम खत्म कर दिए। नेक्स्ट क्लास में उनको पढ़ाएंगे एडिशन थ्योरम, ठीक है। और इस पे कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। 2-3 पीरियड में हम चाह रहे हैं इसको खत्म कर दें, है ना। 2 से 3 ऑनलाइन पीरियड में इसको इसी तरह हम कर देंगे कंप्लीट। तुम लोग केवल केयरफुली इसको करो, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं है ना।
नो सर। ठीक है, तो आगे हम आगे का क्वेश्चन करेंगे और आगे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल भी सर ऑनलाइन है ना होगा यही टाइम में? टाइम तो सर ये मैसेज टाइम कर नहीं, दीजिएगा एक बार। टाइम हम बाद में फिक्स कर देंगे। ठीक है सर, मैसेज ठीक। कर दीजिएगा कुछ देर पहले। लेकिन यहाँ पर हम देखे, ठीक क्या है, सर? कि कुछ क्या बच्चा सर? का कोई रिस्पांस नहीं आया। जैसे मयंक शांत रहा, कहीं से कोई आवाज नहीं। इसके पापा कहते हैं ऑनलाइन में सब समझे में नहीं आता है। बताओ, एक तो ज्वाइन नहीं करता है और ऊपर से कहता है समझ में नहीं आता है। उसी सर तरह अच्छा और तो भी हाँ, ऑनलाइन में तो इतना तुमको 4 दिन में पढ़ाते जितना आज हम पढ़ाए हैं तुमको, है ना। सर एक प्रियांशु सप्ताह के में पास यही। फोन ही नहीं है, प्रियांशु क्यों नहीं ज्वाइन करता है? उसके पास फोन ही नहीं है शायद। तो फोन नहीं है तो रौनक के पास बैठ नहीं सकता है? बगल में दोनों पड़ोसी है तो। सर हाँ, कॉल ये सब करके चीज बोल कैसे? हाँ, ये सब गलत बात है ना। हम देखो तुम्हारे लिए यहाँ वीडियो अपलोड कर दिए, अब वीडियो भी तुम लोग नहीं देखो तो क्या फायदा? इतना हम पढ़ा दिए, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी तुमको हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, कल हमको इलेक्शन में ड्यूटी जाना है, कल परसों 2 दिन इलेक्शन ड्यूटी में रहेंगे। कल अगर शाम में वापस घर आते हैं तो ले लेंगे क्लास, अदरवाइज अगर हमको कहेगा बूथ पर ही रहने के लिए तो नहीं ले पाएंगे। फीवर है फिर भी ये काम कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं तो हम पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नहीं आज के लिए।